नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। नीलमपुर एक ऐसा कस्बा जहां सूरज की किरणें भी जंगल की घनी छाया में खो जाती थीं। एक ऐसी रात का साक्षी बना जिसने हर दिल में डर और रहस्य की जड़ें बो दी। ठाकुर हवेली अपनी प्राचीन भव्यता और अंधेरे रहस्यों के साथ उस रात एक नई कहानी का गवाह बनी। एक ऐसी कहानी जो नीलमपुर को हमेशा के लिए बदल देगी। सावित्री ठाकुर परिवार की नई नवेली बहू। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, अपनी शादी की रात लाल रेशमी घूंघट में सजी थी। उसकी आंखों में नवविवाहिता का उत्साह था, लेकिन दिल में एक अनजानी आशंका। उसका पति रुद्र ठाकुर एक ठंडा और गूढ़ स्वभाव का व्यक्ति था, जिसकी आंखों में हमेशा एक अनकहा तूफान नजर आता था। हवेली में रुद्र की मां विधवा रानी मालती और उसकी बड़ी बहन काव्या रहती थी। मालती की कठोर आवाज और काव्या की तीखी नजरें सावित्री को असहज करती थीं। शादी की रस्में खत्म होने के बाद सावित्री को रुद्र के साथ उनके कमरे में भेजा गया। हवेली में सन्नाटा पसर गया। केवल सर्द हवाओं की साएं साएं सुनाई दे रही थी। तभी आधी रात को एक हृदय विदारक चीख ने हवेली को हिला दिया। नौकरानी कमला, जो रसोई में थी, दौड़कर ऊपर पहुंची। सावित्री के कमरे का दरवाजा बंद था। बार बार खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं आया। जब नौकरों ने दरवाजा तोड़ा तो कमरा खाली था। बिस्तर पर सावित्री का लाल घूंघट पड़ा था, मानो कोई उसे जल्दबाजी में छोड़ गया हो। खिड़की खुली थी और बाहर जंगल की काली छाया में कुछ हलचल सी दिखी। सावित्री गायब थी। सुबह होते ही इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को बुलाया गया। विक्रम अपने तीक्ष्ण दिमाग और अडिग हौसले के लिए मशहूर हवेली पहुंचे। कमरे की जांच शुरू की। खिड़की के पास कीचड़ में एक बड़े जूते का निशान था, जो हवेली के किसी पुरुष के जूतों से मेल नहीं खाता था। बिस्तर के नीचे एक टूटी हुई चूड़ी मिली, जिसका रंग और डिजाइन सावित्री की चूड़ियों से अलग था। सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक फटा हुआ कागज जो तकिए के नीचे छिपा था। उस पर खून से लिखा था, लाल घूंघट की कीमत जान है। विक्रम ने परिवार से पूछताछ शुरू की। रुद्र ने दावा किया कि वह रात को अपने अध्ययन कक्ष में पुरानी किताबों में खोया था और सावित्री को अकेला छोड़ गया था। मालती ने कहा कि वह अपनी नींद की दवाइयों के बाद जल्दी सो गई थी। काव्या ने चुप्पी साध ली, लेकिन उसकी उंगलियां बेचैन थीं, मानो कोई राज छिपा रही हों। कमला ने डरते हुए बताया कि उसने रात को हवेली के पीछे जंगल की ओर एक छाया को जाते देखा था, जिसके हाथ में कुछ चमक रहा था, शायद कोई हथियार। विक्रम को यकीन था कि यह कोई साधारण अपहरण नहीं था। हवेली की दीवारें कुछ छिपा रही थीं। उन्होंने जंगल की तलाशी लेने का फैसला किया, लेकिन मन में एक सवाल कौंध रहा था। क्या सावित्री जीवित थी, या यह हवेली का कोई पुराना पाप था जो फिर से जाग उठा था? तीसरा अध्याय, जंगल का काला सच। जंगल में एक प्राचीन कब्रगाह थी, जिसके बारे में नीलमपुर में डरावनी कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां रात को आत्माएं भटकती हैं और जो भी वहां जाता है वह वापस नहीं लौटता। विक्रम अपनी छोटी सी टीम के साथ कब्रगाह पहुंचे। वहां उन्हें एक ताजा खोदी गई मिट्टी का ढेर मिला। पास ही एक पेड़ की टहनी पर लाल रेशम का एक टुकड़ा लटक रहा था, जो सावित्री के घूंघट से मेल खाता था। विक्रम ने मिट्टी खोदने का आदेश दिया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। न सावित्री, न कोई शव, बस एक पुराना ताबीज मिला जिस पर अजीब नक्काशी थी। वापस लौटते वक्त विक्रम की नजर हवेली के पुराने नौकर मोहन पर पड़ी। मोहन, जो हमेशा चुप रहता था, उस रात बगीचे में अजीब तरह से टहल रहा था। विक्रम ने उसे पूछताछ की। मोहन ने कांपते स्वर में बताया कि 20 साल पहले ठाकुर परिवार की एक और बहू राधिका भी इसी तरह गायब हुई थी। उसका लाल घूंघट भी बिस्तर पर मिला था और जंगल में उसका कोई सुराग नहीं मिला। मोहन ने फुसफुसाते हुए कहा, साहब, यह हवेली शापित है। लाल घूंघट सिर्फ कपड़ा नहीं, एक चेतावनी है। विक्रम अब समझ चुके थे कि सावित्री का गायब होना अतीत से जुड़ा था। उन्होंने हवेली के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। पता चला कि राधिका, रुद्र की भाभी, की शादी के कुछ महीनों बाद ही रहस्यमयी मौत हुई थी। उसका शव कभी नहीं मिला और ठाकुर परिवार ने दावा किया कि वह जंगल में भटक गई थी। लेकिन कुछ पुराने नौकरों का मानना था कि राधिका ने
ठाकुर परिवार का एक गहरा राज उजागर कर दिया था। नीलमपुर की बेशकीमती जमीनों पर कब्जे के लिए ठाकुरों ने कई बेगुनाहों की हत्या की थी। विक्रम ने काव्या से दोबारा पूछताछ की। इस बार काव्या की चुप्पी टूटी। उसने कांपते स्वर में बताया कि राधिका को मालती ने जहर दिया था क्योंकि वह उन हत्याओं के सबूत जुटा रही थी। काव्या ने कहा, सावित्री भी कुछ जान गई थी। उसने रुद्र के अध्ययन कक्ष में कुछ कागजात देखे थे, पुराने खत जिनमें हत्याओं का जिक्र था। काव्या की आंखों में डर था। मुझे नहीं पता सावित्री कहाँ है, लेकिन मुझे लगता है वह अब इस दुनिया में नहीं है। विक्रम ने रुद्र को हिरासत में लिया। पूछताछ में रुद्र ने कबूल किया कि उसने सावित्री को जंगल में एक पुराने खंडहर में छिपाया था ताकि वह परिवार के खिलाफ सबूत न जुटा सके। लेकिन जब विक्रम अपनी टीम के साथ उस खंडहर पहुंचे तो वहां सिर्फ सावित्री का लाल घूंघट मिला, हवा में लहराता हुआ, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हो। खंडहर की दीवारों पर खून से लिखा था, पाप का हिसाब बाकी है। विक्रम ने पूरे जंगल की तलाशी ली, लेकिन सावित्री का कोई निशान नहीं मिला। हवेली में सन्नाटा गहरा गया। काव्या रात को अपने कमरे में चीखने लगी, दावा करते हुए कि उसने खिड़की पर एक लाल घूंघट वाली आकृति देखी। मालती ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और रुद्र की आंखों में अब डर साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम ने हवेली में एक आखिरी तलाशी ली। रुद्र के अध्ययन कक्ष में एक गुप्त तहखाना मिला जिसके अंदर पुराने खत और दस्तावेज थे। उनमें नीलमपुर की जमीनों के लिए की गई हत्याओं का पूरा ब्यौरा था। लेकिन तहखाने में कुछ और भी था। एक पुराना दर्पण जिसके शीशे पर धुंधली आकृतियां नजर आती थीं। विक्रम ने जब दर्पण को छुआ तो उसे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई और कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, लाल घूंघट, लाल घूंघट। उसी रात हवेली में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरी हवेली जलकर खाक हो गई। मालती, काव्या और रुद्र का कोई अता पता नहीं चला। विक्रम और उनकी टीम किसी तरह बच निकले, लेकिन उनके साथ वह पुराना ताबीज था जो कब्रगाह में मिला था। नीलमपुर आज भी वही शांत कस्बा है, लेकिन ठाकुर हवेली अब सिर्फ एक भयावह खंडहर है। लोग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात जंगल से एक लाल घूंघट उड़ता हुआ दिखाई देता है और उसकी छाया में एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। पाप का हिसाब बाकी है। कुछ का मानना है कि यह सावित्री है, कुछ कहते हैं राधिका, और कुछ का दावा है कि यह हवेली का शाप है जो हर उस इंसान को निगल लेता है जो इसके राज के करीब जाता है। विक्रम ने केस बंद कर दिया, लेकिन वह ताबीज आज भी उनके पास है। हर रात जब वह अकेले होते हैं उन्हें लगता है कि कोई उनकी पीठ के पीछे खड़ा है। हवा में रेशम की सरसराहट सुनाई देती है और उनकी मेज पर रखा ताबीज धीरे धीरे हिलने लगता है। क्या यह सिर्फ हवा है या नीलमपुर का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है?